जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। इंतहाई अहम टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि साइंस जो है एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब कि एक मुनज़्ज़म इल्म है। यहाँ पे किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये बेस करता है किस चीज़ पर, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, और वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम यहाँ पे टर्म साइंटिफिक मेथड देखें तो साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं कि तमाम साइंसदान, जिसमें बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट्स, केमिस्ट शामिल हैं, वो किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं साइंटिफिक मेथड। और ये बायोलॉजिकल मेथड भी उसी साइंटिफिक मेथड की एक टाइप है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम इसके अंदर स्टेप्स देखें तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदात को, कि किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो है करने के लिए, किसी भी मसले को या किसी भी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, देखने के लिए, मुशाहदा करने के लिए हम 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। वो हैं विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये जो है ये पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ का मुशाहदा करने के लिए जो 5 हिस्सें इस्तेमाल होती हैं, उन हिस्सों के नाम लिखें। मतलब कि ये क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम देखें कि ऑब्जर्वेशन जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम दे देते हैं और दूसरी को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम दे देते हैं। इसको जो है हम मिकदारी मुशाहदात कहते हैं, इसको हम माहिती मुशाहदात कहते हैं। अब अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखें तो इनकी जो मिकदारें हैं वो मेजरेबल होती हैं, मतलब कि उनको हम उनकी पैमाइश कर सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव होती हैं वो मेजरेबल नहीं होती। इनको रिकॉर्ड किया जाता है नंबर्स में, इनको नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं उनकी एग्जांपल्स अगर देखें वो हैं साइज़ एंड वॉल्यूम वगैरह। इसी तरह अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल्स कौन सी हैं, तो उनमें जो है कलर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है और स्मेल आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। अब अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, दरअसल टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। मतलब कि ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब क्या होगा कि जो मुशाहदा करने वाला होगा वो क्या करेगा कि जो उसने मुशाहदा किया है वो अपने मुशाहदात को एक डेटा फॉर्म में इकट्ठा करता है और एक स्टेटमेंट बनाता है। वो जो स्टेटमेंट होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसके एक्सपीरियंस पर और बैकग्राउंड नॉलेज पर। और जब ये स्टेटमेंट बन जाती है तो उस स्टेटमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब क्या होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग में जो है हम क्या करते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ आते हैं। मतलब कि एक दूसरे के रिवर्स है, उलट प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा कि हम निकालते हैं मखसूस नताइज, कहाँ से, जनरल प्रिंसिपल से। इसी तरह अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स निकालते हैं, कहाँ से, स्पेसिफिक या मखसूस मुशाहदात से। ये इनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब अगर हम देखें कि डिडक्टिव रीजनिंग को बनाने के लिए इफ़ एंड देन 2 टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, और इसको बनाने के लिए भी इफ़ एंड देन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें इसकी एग्जांपल, मतलब कि डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स में क्या होगा कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं और चिड़िया भी क्या है, एक परिंदा है, बर्ड है, तो चिड़िया के भी क्या होने चाहिए,
पर होने चाहिए। इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो वो क्या है कि अगर तमाम सब्ज पौधे जो है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो इसी तरह मैंगो भी क्या है, एक ग्रीन प्लांट है। तो मैंगो क्या करेगा, अगर हम उसको लाइट ना दें या डार्कनेस में रख दें तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और खुराक तैयार नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें इंडक्टिव रीजनिंग की, अगर हमें पता है, अगर हम जानते हैं कि जितनी भी चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों के पास क्या होते हैं, पर होते हैं और वो एक परिंदा है। अब चिड़ियाँ जो हैं वो क्या हैं, पर रखती हैं और वो क्या हैं, वो परिंदे हैं। तो क्या होगा कि एंड वी नो दैट, और हमें ये भी पता है कि ईगल हो गया, हॉक हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, और जितने भी परिंदे जो हैं वो क्या हैं, परिंदे हैं। तो इनसे ये नतीजा निकलता है कि उनके पास भी क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। इसी तरह अगर हम जो है दूसरे वेज देखें, मतलब दूसरे तरीक़ाकार देखें हाइपोथेसिस बनाने के, तो उनमें सबसे पहला तरीक़ाकार जो है वो ये है कि इमेजिनेशन। कोई भी तसव्वुर में बैठा हुआ है बंदा, तो वो खुद ब खुद क्या कर सकता है, स्टेटमेंट पेश कर सकता है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि वो उसने क्या बनाई है, हाइपोथेसिस बनाया है, मफरूज़ा बनाया है। इसी तरह एस्थेटिक प्रेफरेंस में भी ये बनाया जा सकता है। रिलीजियस आइडियाज़ भी इस्तेमाल होते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। कंपैरिजन करना, मतलब कि किसी दूसरी चीज़ों के साथ मुवाजना करने से भी हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, मतलब कि कोई भी बंदा एक चीज़ बना रहा है, तो बनाते हुए कोई दूसरी चीज़ जो है बायाक वक्त अचानक जो है वह बन जाती है, तो इससे भी किस चीज़ को हम बना सकते हैं, हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। इसी तरह हाइपोथेसिस के बाद जो है क्या होगा कि थ्योरी। अब थ्योरी और लॉ क्या है, अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी जो है एक वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होती है। मतलब कि हाइपोथेसिस के बाद क्या चीज़ बनती है, थ्योरी बनती है। जो एक क्या होगी, मतलब कि अगर हाइपोथेसिस जो है उसको सपोर्ट किया जाए, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, तजर्बात किए जाएँ और उनको चैलेंज के तौर पर लिया जाए, फिर भी एक हाइपोथेसिस जो है वो फाल्सिफाइड ना हो, गलत साबित ना हो, तो वो फिर चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, थ्योरी के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें, इट इज़ सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट, मतलब कि हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट की एक सीरीज़ गुजारेंगे। अगर फिर भी वो जो उनके टेस्ट होंगे वो सपोर्ट करें किस चीज़ को, हाइपोथेसिस को, तो साइंसदान क्या कर सकते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं या उनका मुशाहिदा करने वाले, या मतलब कि जो इस पर काम कर रहे थे, उनका जो है वो यकीन मतलब इस पर बढ़ जाता है और वो इसे अपने पास रख लेते हैं। मतलब कि उस पर मज़ीद प्रोसेस जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि सच हाइपोथेसिस, वो जो हाइपोथेसिस हैं वो उन पर टेस्ट किए जाते हैं बार बार। जब उन पर जो है बार बार टेस्ट किए जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेल सपोर्टेड बन जाती है। अब वो जो हाइपोथेसिस थे जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो उनके साथ क्या होगा कि उसको वो क्या कर लेते हैं, बेस बना लेते हैं। अब वो जो हाइपोथेसिस था, अदर हाइपोथेसिस, मतलब उस हाइपोथेसिस से दूसरे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और क्या होगा, एक सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस बनाई जाएगी उस हाइपोथेसिस से जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्या होगा कि ईच इज़ सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट, मतलब कि हर जो मफरूज़ा होगा, हर जो हाइपोथेसिस होगी, उसके ऊपर काफ़ी सारे क्या किए जाएंगे, तजर्बात किए जाएंगे। फिर भी वो जो टेस्ट किए गए हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो फिर वो लास्ट में जाकर चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर, थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्टिव थ्योरी किसे कहते हैं? ऐसी थ्योरी जो नए हाइपोथेसिस को बनाए, मतलब ऐसी थ्योरी जो सजेस्ट करे, पेश करे न्यू हाइपोथेसिस, तो उस थ्योरी को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थ्योरी। अगर हम थ्योरी की बात करें, एग्जांपल देखें थ्योरी की, तो थ्योरी की एग्जांपल में हमारे पास क्या आ सकता है, मिसाल के तौर पर सेल थ्योरी जो है वो क्या है, इस चीज़ की एग्जांपल है, सेल थ्योरी। इसके बाद अगर हम लॉ, इसी तरह अगर हम लॉ को देखें तो लॉ जो है एक यूनिफॉर्म, मतलब नेचर के अंदर कभी ना तब्दील होने वाला जो है एक, मतलब ऐसी चीज़ है जो कभी तब्दील नहीं होती, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, लॉ का नाम दे देते हैं। अब क्या होगा, लॉ जो है इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, मतलब ऐसी थ्योरी जिसको कभी झुटलाया ना जा सके, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर, लॉ के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें कि टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी कंटिन्यूस, कि वो जो थ्योरी जिसने
नए हाइपोथेसिस पेश किए थे, बनाए थे, तो उन पर एक सीरीज़ चलती रहती है किस चीज़ की, टेस्ट्स की, जिसकी वजह से साइंसदान क्या कर लेते हैं, उसको चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं। अगर वो जो थ्योरी है वो फिर भी सरवाइव कर लेती है, इस तरह के मशकूक अमल के बाद भी वो अपने आप को क्या कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, तो वो चेंज हो जाती है किस चीज़ के अंदर, लॉ के अंदर। तो लॉ जो है वो कभी ना चेंज होने वाला क्या होता है, एक थ्योरी। अगर हम लॉ को देखें तो लॉ क्या होगा कि साइंस के अंदर कभी भी लॉ जो है वो क्या होगा, जो गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे जो हैं तजर्बात किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद वहाँ से जो रिज़ल्ट मिले हैं मतलब वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वो थ्योरी कन्वर्ट हो गई थी किस चीज़ के अंदर, लॉ के अंदर। अगर हम लॉ की एग्जांपल देखें तो बायोलॉजी कितना वसी नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कितने लॉज हैं, 3 लॉ हैं। तो उनमें हार्डी-वेन-बर्ग लॉ, इसी तरह मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल के 2 लॉ थे, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो है हमारे पास इंतहाई अहम टॉपिक है, तो सिंपली वे में आप लोगों ने इसी तरह ही लिखना है, इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।